हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के बारे में कि वास्तु है क्या और ये कहाँ से आया है, किन किन ग्रंथों में हमें वास्तु के बारे में पता चलता है। और यूजुअली काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स या फिर आजकल के जो मॉडर्न जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि वास्तु कुछ नहीं, सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी इसमें है, लेकिन सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, ये कहना थोड़ा सा गलत रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक्स के बारे में हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम उन ग्रंथों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि वास्तु का जिक्र मिलता है, जो कि मेन बुक्स हैं जिनके अंदर वास्तु के नियमों का पता चलता है। और फिर सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि जो वास्तु है एक्चुअल में है क्या। क्लाइमेटोलॉजी तो है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें जो हैं जिसके प्रिंसिपल इसमें हमें मिलते हैं। फिर दोस्तों थर्ड नंबर पे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा रियल कंट्रीज़ के, जो कि पूरे वर्ल्ड में वास्तु के डायरेक्शन के हिसाब से और उसके साथ क्या क्या बिहेवियर हो रखा है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु का जो उल्लेख है वो किन किन ग्रंथों में हमें मिलता है। देखिए दोस्तों, जो वास्तु है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ काम नहीं करता वास्तु। लेकिन जो वास्तु के जो नियम जो हम आज के जो मॉडर्न लाइफ में जो काम करते हैं, यूजुअली पहले टाइम पे जो मंदिर बनते थे उसके लिए जो है वो वास्तु के नियमों को बनाया गया था। और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पूरी रिसर्च करी थी इस सब्जेक्ट के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने देखा, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो घर होते थे वो वास्तु के हिसाब से बनाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वही वास्तु के हिसाब से जो है घर बना सकते थे। तो उस टाइम पे जैसे कोई अगर गरीब बंदा है, वो उसका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ, तो अपने आप को अगर उसे चार्ज करना है तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो मंदिर होते थे वो वास्तु के हिसाब से बना दिए जाते थे कि अगर आपको अपने घर के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो कम हो रही है, आपको एनर्जी लेवल अपना कम लग रहा है, तो आप अपने आप को जो रिचार्ज जो है वो कर सकते हैं मंदिर में जा करके। तो इसलिए मंदिर को जो है वो वास्तु के हिसाब से बनाया जाता था कि हर कोई वहाँ पर जो है जा करके अपने आप को चार्ज कर सके, क्योंकि उस टाइम पे जो घर है हर किसी के बस की नहीं होती थी कि वो वास्तु के हिसाब से बना सके। और दोस्तों वास्तु के बारे में जो उल्लेख है वो हमें चारों ग्रंथों में मिलता है, जो कि ब्रह्मा जी के चारों मुंह से जो है वो बोले गए हैं। ये चारों ग्रंथों का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और दोस्तों सबसे पहले जो इस प्रिंसिपल का जो उल्लेख किया हुआ था वो ऋग्वेद के अंदर ही किया हुआ था। दोस्तों इसके साथ ही मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब के अंदर भी जो है वो वास्तु के जो नियम है उनके बारे में पता चलता है। और दोस्तों जो नारद पुराण है उसके अंदर भी वास्तु के नियमों का पता चलता है। और जो नारद पुराण है इसके अंदर जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया, जैसे कि आपको पानी का कुआं किस तरफ रखना है और पानी की टैंकी, पानी के बारे में, मतलब पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसके बारे में इस वाले ग्रंथ में डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही दोस्तों नारद पुराण में मंदिरों के जो नियम है उसके बारे में भी इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे से बताया गया है। और दोस्तों जो मंदिर काफ़ी हाइट वाले इलाके में बनता है उसके बारे में कि वो किस तरीके से बनना है, उसके प्रिंसिपल के बारे में आपको जो सारी चीज़ें मिलेंगी वो वायु पुराण के अंदर मिलेंगी। और दोस्तों जो टाउन प्लानिंग आपको करनी है वास्तु के हिसाब से, तो उसके बारे में अगर आपको सारी डिटेल जाननी है तो वो आपको स्कंद पुराण के अंदर मिलेंगी। और दोस्तों टाउन प्लानिंग का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल जो है वास्तु के हिसाब से वो जयपुर है, और उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आप वो वीडियो भी अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तो उसको आप ज़रूर चेक करिएगा। दोस्तों इन सारे प्राचीन ग्रंथों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कि वास्तु के बारे में बताया गया है, जिसमें से मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स अगर बताऊं तो रामायण, महाभारत, अष्टाध्याय, अर्थशास्त्र, जैन, बौद्ध ग्रंथ, व्रत संहिता, समरांग सूत्र, विश्वकर्मा प्रकाश, मयामत, मानसारा, वास्तु राजवल्लभ, ये सारी बुक्स हैं जिसके अंदर जो है वो वास्तु के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। दोस्तों ये जो सारे ग्रंथ हैं इन्होंने काफ़ी सारी नॉलेज वास्तु के अपने अंदर समेटी हुई है, जिसको आजकल के टाइम पे डिस्क्राइब करना भी बहुत ही टिपिकल है, और उसको समाना अपने अंदर वो तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उसमें से जो भी हमने सीखा वो हम आपके साथ जो है वो धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और दोस्तों इन सारे ग्रंथों में एक ऐसा ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रा, जिसके अंदर वास्तु के जो दोष होते हैं उसको आप घर में बिना तोड़े फोड़े कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। तो आने वाली वीडियोस में सारी चीज़ें मैं आपके साथ धीरे धीरे सारी डिस्क्राइब करूँगा। तो सब सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि वास्तु है क्या।
तो दोस्तों ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी एनर्जी इसके अंडर आती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी जो कि हमें सन से मिलती है, फिर सेकंड नंबर पे ल्यूनियर एनर्जी जो कि हमें मून से मिलती है, फिर विंड एनर्जी आ गई, अर्थ एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एक्सेट्रा। मतलब ये सारी एनर्जीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, जिसको मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कितनी रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद जो है हमें ये सारे जो है नियम दे रखे हैं। और दोस्तों देखिए, अब जैसे मैं कोई एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अब जैसे हम 10th में होते थे, तो जैसे कि हमने कोई मैथ का क्वेश्चन करा और उसका फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया, तो हम खुश हो जाते थे और वो फॉर्मूला हमारे लिए काम भी करता था। अब दोस्तों अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट वो फॉर्मूला कहाँ से निकला है उसको पढ़ के उसको समझ सकें, लेकिन हाँ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फॉर्मूले को याद करके उसका फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। तो इसलिए मतलब जो ज़्यादा जानना चाहता है वो इसके टॉपिक में ज़्यादा गहरा घुस सकता है, अदरवाइज़ इसके जो रूल्स बने हुए आप उसको फॉलो करिए, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर काम करता है 5 महाभूता का, मतलब 5 एलिमेंट्स का, मतलब जो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा वर्ल्ड है, वो 5 एलिमेंट्स के बेसिस पर ही बना है। हमारी बॉडी से लेकर के पूरे ब्रह्मांड का कण कण इन 5 एलिमेंट से मिलकर ही बना है, इसमें फायर, एयर, वाटर, स्पेस और अर्थ ये। और इसका जो उल्लेख है वो भगवद गीता के अंदर भी हमें मिलता है। और दोस्तों वास्तु एक कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी का और साइंस का। यूजुअली पहले हम जो टाइम तक जो है इसको सिर्फ इस पार्ट से ही जोड़ते रहते थे कि ये स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है, ये हिंदुज़म का ही पार्ट है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब इसके नियमों के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी की गई तो ये इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया साइंस काम करती है। दोस्तों एक छोटी सी कहावत है कि अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी को हाई रखना है तो आपको योगा करना पड़ेगा, और अगर आपको अपने घर के अंदर, अपनी बिल्डिंग के अंदर अगर एनर्जीज़ को हाई रखना है तो आपको वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों वास्तु के जो लॉज हैं ये बेसिकली इंडिया को ही ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। अगर आपका जो कंट्री की जो पोजीशन है अगर वो कहीं और है, अब जैसे इंडिया जो एक ट्रॉपिकल कंट्री अगर कहीं और है, दूसरी कंट्री जहाँ पे कि ठंड ज़्यादा पड़ती है या फिर उसका जो जियोग्राफी कंडीशन अलग है, तो वहाँ के जो वास्तु के जो रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। अब दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जापान का वास्तु के हिसाब से। तो जापान की जो नॉर्थ साइड है, जहाँ पे कि एक्चुअल में वास्तु का नियम कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में पानी का हमें सारा चीज़ें रखनी है, तो जापान के नॉर्थ में जो है वो वाटर है, और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो वहाँ से बिल्कुल जो है ओपन है, तो वहाँ से जो मॉर्निंग की जो सनराइज होती है वहाँ पे बिल्कुल बेनिफिट उसको मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जापान में बिल्कुल भी पैसे की कमी नहीं है, और उसका जो मतलब इतने अर्थक्वेक कहने के बाद भी जापान का पूरे वर्ल्ड में कितना नाम है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन अगर आपकी ओपन है तो वहाँ से आपको जो है वो फेम मिलता है। और दोस्तों जापान के साउथ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में वाटर है, जो कि फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है साउथ, तो वहाँ पर वाटर आने के कारण ही जो है वहाँ पर जो बॉम्ब्स वगैरह गिरे थे, और अर्थक्वेक का वहाँ पर जो है वो कंटिन्यूस जो है वो होता रहता है, अर्थक्वेक आता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो वास्तु पूरे जापान के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है इसके नियम। अब दोस्तों और कंट्रीज़ को हम क्या देखें, हम अपने इंडिया को ही देख लेते हैं। जो इंडिया है उसके नॉर्थ में हिमालयज़ है, और जो साउथ में है सी, यानी साउथ में जो कि फायर एलिमेंट का डायरेक्शन है वहाँ पे आ गया वाटर, और जो नॉर्थ डायरेक्शन है जिसे कि हमें हल्का और लाइट रखना चाहिए वहाँ पर आ गए पहाड़। तो दोस्तों इंडिया में फॉरेन से जो एम्पायर आए थे यहाँ पर कितने लंबे टाइम तक जो है वो इंडिया को गुलाम बना के रखा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो सारे कंट्रीज़ हैं और जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके ऊपर आप वास्तु के नियमों को खुद लगा करके देख सकते हैं कि किस तरीके से वास्तु के रूल्स जो है वो हर जगह फॉलो होते हैं। दोस्तों ताजमहल, तिरुपति बालाजी, ये सारे मंदिरों को भी अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो ये वास्तु के नियमों को फॉलो करते हैं। और जितने भी पुराने सिद्ध मंदिर हैं उन सब में वास्तु के नियम लगे हुए हैं, उन चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वास्तु कुछ ऐसा कुछ होता कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता तो हर पुराने मंदिर में इसके नियमों को ध्यान में रखते हुए क्यों बनाया जाता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।